जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें यही बताएं कि जो डॉक्टर का सफ़र था वो किस तरह आज एडमिनिस्ट्रेशन पे आगे रुका। मेरा ये सफ़र बहुत लंबा रहा है क्योंकि ये कहानी 2014 से स्टार्ट हुई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं कोटा गई थी। नीट में भी दोबारा यही हुआ कि मुझे BDS ही मिला, तो एट लास्ट मैंने BDS लिया। मुझे एहसास हुआ कि एक मरीज़ को ठीक करने के लिए केवल मेडिसिन काफ़ी नहीं है। कि मुझे लगा कि मैंने बहुत सारे, जैसे कोविड भी आया तो उस टाइम भी मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हेल्थ केयर सिस्टम में हम और अच्छे से सुधार सकते हैं, जिससे कि उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। सर, डील करने का ना मेरा एक तरीका था, बस मैंने एक कहानी सुनी थी, घड़ी गई थोड़ी रही जामे पल पल जाए, एक पल के कारण ने यूं ना कलंक लगाए। तो जब भी मुझे लगता था ना कि अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मुझे सो जाना चाहिए या मेरा शरीर अब थक चुका है या मैं गिव अप कर देती हूँ, तब मैं उस कोट को पढ़ लेती थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन पावर जब आपको पूरी तरह आप इसको स्टार्ट कर देंगी तो आपके माइंड में भी क्या बदलाव हैं, जो हमारे जैसे आपने एक एग्जांपल लिया अपने एक्सपीरियंस का, एंड दैट इज़ डॉक्टर के टाइम पे जो आपने फील किया। सो क्या बदलाव हैं जो हम देखने वाले हैं। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के गांव खड़खड़ी में। ये गांव आज एक कहानी आपके सामने लेकर आया है। कहानी है संघर्ष की। कहानी है किस तरह इस गांव की एक बेटी ने आज ऐसा मुकाम हासिल किया है जिस मुकाम में उन्हें शक्ति भी मिली है और साथ में जिम्मेदारियां भी। ये सफ़र कैसा रहा उनका, कौन सा पद उन्होंने पाया है और किन की कहानी हम आपके सामने लाने वाले हैं। क्या नाम है मैम आपका? श्वेता त्यागी, डॉक्टर श्वेता त्यागी। मैम, सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके इस पद के लिए। हम सबसे पहले चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें यही बताएं कि जो डॉक्टर का सफ़र था वो किस तरह आज एडमिनिस्ट्रेशन पे आगे रुका। मेरा ये सफ़र बहुत लंबा रहा है क्योंकि ये कहानी 2014 से स्टार्ट हुई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं कोटा गई थी, और उसके बाद मैंने 2015 में AIPMT दिया था, लेकिन उस साल मेरा गवर्नमेंट MBBS नहीं मिला, मुझे गवर्नमेंट BDS मिल रहा था, लेकिन मुझे BDS करना नहीं था, इसलिए मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट लिया। फिर 2016 में AIPMT वगैरह सब कैंसिल हो गया था और नीट एग्ज़ाम आ गया था, तो नीट में भी दोबारा यही हुआ कि मुझे BDS ही मिला, तो एट लास्ट मैंने BDS लिया और मैंने सुभारती डेंटल कॉलेज मेरठ से अपनी BDS की डिग्री प्राप्त की है, जो कि 2022 अप्रैल में ही समाप्त हुई थी। उसके बाद जब हमारे कैंप्स होते थे तो मैंने बहुत सारी ऐसे इरेगुलरिटीज़ और अनइक्वालिटीज़ देखी थी, जिसकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि एक मरीज़ को ठीक करने के लिए केवल मेडिसिन काफ़ी नहीं है, उसके लिए पॉलिसीज़ का सही होना और सिस्टम का साथ होना और एंड स्टेज माइल्ड डिलीवरी जिसे हम बोलते हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सार्वजनिक चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, तो जब तक सब तक नहीं पहुंचेंगी चीज़ें, तो चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं हो सकती। तो उसी टाइम फिर मेरा झुकाव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने बहुत सारे, जैसे कोविड भी आया तो उस टाइम भी मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हेल्थ केयर सिस्टम में हम और अच्छे से सुधार सकते हैं, जिससे कि उसका फ़ायदा सबको मिलेगा। तो तब वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है और इन चीज़ों को हाईलाइट करना है। मैम, जो ड्रीम आपने देखा था आज आपने वो अचीव कर लिया, लेकिन जो सफलता के बाद आपको आज ये एक पद मिला है, ये तो आज हम देख पा रहे हैं, समाज देख पा रहा, लेकिन जो ये जर्नी रही होगी, क्योंकि ये पल एक पल रहा होगा जब आपको पता चला कि यू आर सेलेक्टेड, पर रोज़ की जो ये जर्नी रही होगी, सालों की जो ये जर्नी रही होगी, इसमें ऐसे पल भी आए होंगे जब आपकी हिम्मत भी कभी टूटी होगी। सो कैसे डील करते थे आप इस सब? सर, डील करने का ना मेरा एक तरीका था, बस मैंने एक कहानी सुनी थी और मेरी दीवार पे मैप्स के अलावा एक वो छोटा सा कोट लिखा हुआ था, उसके अलावा मेरी दीवारों पे कुछ भी नहीं था, केवल मैप्स थे और एक वो छोटा सा कोट। उस कोट में लिखा हुआ था, घड़ी गई थोड़ी रही जामे पल पल जाए, एक पल के कारण ने यूं ना कलंक लगाए। तो जब भी मुझे लगता था ना कि अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मुझे सो जाना चाहिए या मेरा शरीर अब थक चुका है या मैं गिव अप कर देती हूँ, तब मैं उस कोट को पढ़ लेती थी, तो मुझे पूरी अपनी जर्नी याद आ जाती थी कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, क्यों शुरुआत की थी। तो वो कोट एक ऐसा था जो मुझे जगाए रखता था। दर्शक जो हमारे देख रहे हैं वो चाहेंगे कि आप इस कोट का एक बार उन्हें तात्पर्य समझाएं। इस कोट का तात्पर्य मैं उस कहानी को ही सुनाती हूँ आपको। एक राजा था, वो बहुत लंबे समय से राज कर रहा था,
तो वो अपने बेटे को राजपद नहीं दे रहा था। तो उसके बेटे ने सोचा कि मैं ना अपने पिताजी को मार देता हूँ और फाइनली राजगद्दी पे बैठ जाता हूँ। उन्हीं राजा की एक पुत्री थी, वो उनकी शादी नहीं कर रहे थे। तो उस पुत्री ने सोचा कि मैं भाग जाती हूँ और मैं खुद शादी कर लेती हूँ, पापा तो मेरी शादी करा ही नहीं रहे। और उन राजा ने डिसाइड किया था कि आज मैं ना पूरे रात एक संगीत कार्यक्रम करूंगा, जिसमें एक नाचने वाले होंगे, गाने वाले होंगे, और एक पंडित जी को बैठा दूंगा कि वो पूरा वॉच रखेंगे उस सिचुएशन पे कि कोई सोने ना पाए। वो संगीत पूरे रात से लेके और सुबह तक चलना चाहिए, ठीक है। तो पूरी रात हो रही थी, जैसे ही सुबह होने वाली थी तो वो जो कथक करने वाली लड़की थी, वो उसका मतलब एग्जॉस्ट आ गया था, वो गिरने वाली थी। तो जो तबला बजा रहा था उसको लगा कि अगर ये गिर गई तो राजा आज इसको मार देगा, ठीक है। लड़की का प्लान भी था भागने का और लड़के का प्लान था राजा को मारने का, और पंडित जी वहाँ बैठे हुए थे, इस पूरी सिचुएशन को देख रहे थे। तो तब उस तबलाकार ने ये बोला था, घनी गई थोड़ी रही, जामे पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं ना कलंक लगाए। कि मतलब पूरी रात तो निकल ही गई है, बस थोड़ा सा समय रह गया है, उस समय की वजह से क्यों कलंक लगा रहे हो, राजा भी गर्दन काट देगा। और इससे राजा के बेटे को समझ में आया कि क्या होगा, पापा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल और राज करेंगे, एक ना एक दिन तो मुझे दे ही देंगे, तो मैं गलत रास्ते पे जा रहा था। यही बात उस लड़की ने सोची कि क्या हुआ, पापा शादी नहीं कर रहे और 1-2 साल में पापा शादी कर ही देंगे, मैं क्यों भाग के पापा के नाम को बदनाम करूं। और उन पंडित जी ने भी ये सोचा कि मैंने ज़िंदगी भर तप किया है और आज मैं केवल राजा के कहने से और इस नृत्य को और इस सभा को देख रहा हूँ, तो मैं पूरा अपना तप का जो भी मैंने ग्रहण किया है पूरे ज़िंदगी भर, उसको बर्बाद कर दूंगा। तो ये एक लाइन थी जिससे सबको अपनी गलतियाँ समझ में आ गई, पूरी सिचुएशन सुधर गई। तो मैम जो स्टोरी आपने यहाँ सुनाई ये बहुत लोगों को इंस्पायर भी करने वाली है। हम आपके जो आपका एक्सपीरियंस रहा उससे समझना चाहेंगे ऐसी 3 कोई गोल्डन टिप्स जो तैयारी कर रहे हैं, जो उन्हें भी अपने जीवन में अपने टाइम टेबल में ऐड करनी चाहिए ताकि वो भी सक्सेसफुल हो सके। सबसे पहले तो आपका टाइम टेबल होना ही होना चाहिए। आपको डिसाइड करना है, आपको टारगेट्स बनाने हैं। आपको पहले डे वाइज टारगेट बनाने हैं, फिर वीक वाइज बनाने हैं, फिर मंथ वाइज बनाने हैं, और आपको ये डिसाइड करना है कि फाइनली आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा। पहले टिप तो ये हो गई। दूसरा, आपको कंसिस्टेंट रहना है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। जैसे कि एग्ज़ाम 2024 में शुरू हुआ था और ख़त्म आज 2026 मार्च में हुआ है, तो कई बार आपको लगेगा गिव अप करना। तो अगर आप किसी दिन बहुत भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक मिनिमम टाइम तो आप फिक्स करिए कि कुछ भी हो, इतने घंटे तो मुझे पढ़ना ही है। और जब भी आप अपने टारगेट को अचीव करें, अपने आप को रिवॉर्ड के तौर पे ज़रूर कुछ ना कुछ दें। कहीं बाहर चले जाएं घूमने थोड़ी देर के लिए, चॉकलेट दें। मुझे पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता था तो मैं पिज़्ज़ा मंगा के खाती थी ठीक है। और तीसरी टिप ये है कि आप ज़रूर अपने वातावरण को पॉजिटिव बनाने के लिए, मैं तो मुझे फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं अपनी पूरे टेबल के आसपास पूरी फ्रेगनेंस वगैरह रखती थी और एक पॉजिटिविटी से ज़रूर जुड़े। तो मैं हनुमान जी की पूजा करती थी, तो मुझे लगता है कि उन्हीं की कृपा से आज ये सब कुछ मुझे मिला है। तो एक स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूर लेके आएँ। ये 3 टिप्स मुझे लगता है कि अगर आप फॉलो करोगे तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। मैम अब एडमिनिस्ट्रेशन पावर जब आपको पूरी तरह आप इसको स्टार्ट कर देंगी तो आपके माइंड में भी क्या बदलाव हैं जो हमारे जैसे आपने एक एग्जांपल लिया अपने एक्सपीरियंस का, एंड दैट इज़ डॉक्टर के टाइम पे जो आपने फील किया, सो क्या बदलाव हैं जो हम देखने वाले हैं? सर, पहली बात तो मुझे लगता है कि क्राइम्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वुमेन्स और बच्चों के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। और जो क्राइम्स नहीं रजिस्टर हो पाते, उनकी सबसे बड़ी एक दिक्कत ये होती है कि महिलाएं बोल नहीं पाती, क्योंकि ज़्यादातर जो पुलिस में होते हैं वो मेंस होते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रो पीपल अप्रोच रखूँ ताकि महिलाओं की जो भी समस्याएं, बच्चों की जो भी समस्या है, वो आराम से आए और मुझे अपनी तकलीफ़ बता पाएँ और मैं उनके साथ जस्टिस कर पाऊँ। सेकंड, मैं इंस्पायर करना चाहूँगी हमारे रिस्पेक्टेड थर्ड जेंडर को, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थर्ड जेंडर, उनमें फिज़िकल पावर जो है वो मेंस की है और इमोशनल पावर जो है वो वुमेन्स वाली है। तो मैं उन्हें चाहूँगी कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए और ऐसे ऐसे पद ग्रहण करें, क्योंकि हमारे समाज का ये ऐसा तबका है जिन्होंने खुद को भी अंडर एस्टिमेट कर लिया है, तो मैं उनका प्रोत्साहन ज़रूर करना चाहूँगी।
सो यहाँ पे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आज हमने आपको मिलवाया श्वेता जी से। उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने वो संघर्ष जो कभी 2024 से भी पहले शुरू हुआ था और आज 2026 में आकर उन्हें वो सफलता, वो सपना इनका पूरा हुआ है जो कभी इन्होंने देखा था। श्वेता जी के पिताजी भी इस समय हमसे जुड़े हुए हैं। इनकी इस जर्नी में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरा साथ इनका दिया, जब भी इनकी हिम्मत टूटी तो इन्होंने उन्हें हौसला दिया, वो यही हैं। तो आज इनसे भी हम जानने वाले हैं, जब इनकी बेटी को मुकाम हासिल हो गया है जिसका वो सपना कभी देखती थी, तो कैसा लग रहा है इन्हें। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर हम आपको बधाइयाँ देना चाहते हैं क्योंकि आपकी बेटी ने वो पद हासिल कर लिया जिसका सपना वो कभी देखती थी, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये शुरू से ही जो है पढ़ाई पे बड़ी जुझारू रही है और इसका सपना शुरू से यही था कि मैं पावर में जाऊं, और पावर ही एक ऐसी चीज़ है कि जो समाज का उत्थान कर सकती है, डिसीजन ले सकती है, तो उसका सपना पूरा हुआ। सर इस जर्नी में इन्होंने बताया कैसे कभी कभी हिम्मत भी टूटती है, क्योंकि एक लंबा सफ़र ये होता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने मेहनत करी और कल हमें आउटपुट मिल गया, एक लंबा समय लगता है ये पद पाने के लिए। तो इस जर्नी में आपने इन्हें कैसे मोटिवेट किया, क्योंकि आप भी इनकी जब हिम्मत टूटते हुए देखते होंगे और आप ही का सपना भी ये था, तो कैसे मोटिवेट करते थे आप? वैसे इसकी हिम्मत टूटते हुए मैंने कभी देखा नहीं। ये इसको कभी हमने कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मतलब इस टाइम उठना है या क्या करना है। इस खुद अपना टाइम टेबल बनाती थी, ये खुद पढ़ती थी, तो कभी हमें ऐसा लगा नहीं। बस इसको मोटिवेट हम यही करते थे कि बेटा टारगेट एक ही है। अर्जुन को क्या दिखाई देती है? उसको चिड़िया नहीं दिखाई देती, उसको उसकी आँख दिखाई देती। तुम्हारा टारगेट वो होना चाहिए, बाकी दुनियादारी छोड़ो, बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है, आगे सब कुछ मिल जाएगा। तो फिलहाल कोई पद ऐसा प्राप्त करो जिससे तुम समाज का भला कर सको। और जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं सर, हमारे समाज में आज भी एक दम का ऐसा भी है जो ये सोचता है कि बेटियों को पढ़ाने की ज़रूरत क्या। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहने वाला है? मैसेज उनके लिए मेरा ये है कि लड़कियों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़की को क्या है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो शादी के बाद लड़की दूसरे घर जाएगी, तो अगर वो किसी पे डिपेंड हो जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि उसको वहाँ कैसा वातावरण मिलेगा या उसकी एजुकेशन या सब चीज़ें अच्छी हो पाएंगी, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वो अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कम से कम कोई सिचुएशन ऐसी आए तो उसको संभाल सके। बहुत खुशी हो रही है और बहुत दिल से बाग हैं, और इसकी मेहनत पे हमें नाज है। इसने इतनी मेहनत की, इसने डेंटल में क्या BDS करा, लेकिन फिर जैसी जगह निकली इसने ट्राई करी तो उसमें क्योंकि होनहार बच्चा है, इसका नंबर आ गया। दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, हर बेटी और हर बेटा तरक्की करे, आगे बढ़े, पढ़े और इस देश का, इस गांव का, इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। और हमारे तो परिवार में ज़्यादातर क्या सभी अच्छी पोस्टों पे हैं। तुम्हारा जैसे प्रोफेसर, इंजीनियर और कई अच्छे पदों पे हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, इस परिवार में पहले भी बहुत से अधिकारी निकले हैं, बहुत से प्रोफेसर्स निकले हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन भी एक रोल उसने भी निभाया इन्हें आज सफलता पाने में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।